नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सीखने की दुनिया में। हम कक्षा 10वीं के जैव प्रकरण चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पोषण तक पढ़ लिया था। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे। हमारा अगला हेडिंग है क्या? प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण किस में पाया जाएगा? तो सबसे पहले ये जानिए, प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में यानी पादपों में पाया जाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण पादपों में होने वाली प्रक्रिया है। क्या ये जंतुओं में होगा? नहीं। ये कैसी प्रक्रिया है? यानी कि इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यानी पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए अब हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न कहाँ होगी? पेड़ पौधों के हरे भागों में। हरे भागों में मुख्य रूप से कहाँ? पत्ती में। पत्ती के अलावा अन्य भागों में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होगी, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण पत्ती में ही होगी। पत्ती के मध्य में यहाँ मध्य सिरा पाई जाएगी, इसके अगल बगल यहाँ सिराएं पाई जाएंगी, और सिराओं के बीच में यहाँ पर कुछ कोशिकाएं पाई जाएंगी। पत्ती के मध्य में पाई गई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? पर्ण मध्योतक कोशिका। पर्ण मध्योतक कोशिका। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल यानी पर्ण मध्योतक कोशिका। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होगी? पत्ती की कौन सी कोशिका में? पर्ण मध्योतक कोशिका में। अब पर्ण मध्योतक कोशिका के अंदर इस कोशिका में क्या पाए जाएंगे? कोशिकांग पाए जाएंगे। तो कौन सा कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगा? उस कोशिकांग का नाम क्या है? हरित लवक। हरित लवक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण में मदद करना। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? पत्ती की कोशिका के अंदर। हम यहाँ कौन सी कोशिका की बात कर रहे हैं? पर्ण मध्योतक कोशिका की। हरित लवक की संरचना आप देखेंगे, कुछ इस प्रकार की संरचना होगी। इसके बाहर दो आवरण दिखाई देगा, यानी एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। अब हरित लवक के अंदर आप देखेंगे कुछ सिक्के जैसी संरचना दिखाई देंगी, जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपकी रहेंगी, कुछ इस प्रकार से। यहाँ सिक्के जैसी संरचना एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई हैं। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? एक सिक्के की बात करें, एक सिक्के को या एक थैले जैसी संरचना पाई गई है, इसे हम क्या कहेंगे? थैलेकॉइड। क्या नाम है इसका? थैलेकॉइड। और कई थैलेकॉइड मिलकर एक बंडल जैसी संरचना बनाते हैं। इन सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे? यानी कि जितने भी थैलेकॉइड हैं सबको एक साथ मिलाकर क्या कहेंगे? कहेंगे इसे हम ग्रेना, या फिर ग्रेना भी कह देते हैं। अब यहां पर कितने ग्रेनम दिखाई दे रहे हैं? 3। तीनों आपस में ऐसे जुड़े रहेंगे। किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं? ये जो संरचना रेशे जैसी संरचना पाई गई है, इसका नाम क्या है? स्ट्रोमा पटलिका। इसका नाम क्या है? स्ट्रोमा पटलिका। और इसके अगल बगल यहाँ पर कुछ तरल पदार्थ भरा होगा। इस तरल पदार्थ का नाम क्या है? स्ट्रोमा, या फिर हिंदी में इसे पीठिका भी कहते हैं। तो स्ट्रोमा या पीठिका क्या है? हरित लवक के अंदर भरा तरल पदार्थ। थैलेकॉइड क्या है? उसके अंदर पाई जाने वाली एक थैले जैसी संरचना। ग्रेना क्या है? कई थैलेकॉइड का समूह। अब आप यहाँ समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ कहाँ संपन्न होगी। सबसे पहले यहाँ देखेंगे आप, ग्रेना में जो थैलेकॉइड है उसके मध्य में कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी। इसका नाम क्या है? जितने भी थैलेकॉइड होंगे सभी में पाई जाएगी। इसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा? ग्रेना में। ग्रेना के कौन से भाग में? थैलेकॉइड में। तो क्लोरोफिल आप सुने होंगे, ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। और क्या करता है? पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। पाया कहाँ जाएगा? हरित लवक के अंदर।
तो इसकी संरचना आप समझ गए। अब हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है और कहाँ होता है। अभी बता, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे। तो किस किस पदार्थ का उपयोग करेंगे? पेड़ पौधे करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, और किसका उपयोग करेंगे? जल का उपयोग करेंगे। कितने अणु लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, जल के 12 अणु। और किसका निर्माण करेंगे? पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण करेंगे। भोजन क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज। या फिर बुक में कार्बोहाइड्रेट लिखा रहेगा, वही चीज है, क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार है। ग्लूकोज के अलावा और क्या क्या बनेगा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में? तो इसमें बनेगा जल और ऑक्सीजन। तो आप सुने होंगे पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यहां दिख रहा है ऑक्सीजन के यहाँ 6 अणु है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। इस अभिक्रिया में कौन और मदद करता है? तो सूर्य का प्रकाश। यानी कि इस अभिक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। और किसकी आवश्यकता होती है? क्लोरोफिल की। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अभी बताया क्लोरोफिल पाया कहाँ जाएगा? पत्ती के अंदर। पत्ती के अंदर कहाँ? हरित लवक के अंदर। अब ये अभिक्रिया दिखने में एक चरण में दिख रहा है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कई चरणों में संपन्न होगी। इसे 2 भागों में बांटकर हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जल टूटेगा, उसके बाद में कौन टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जल टूटेगा, ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? पहली बात, या इसका पहला प्रकार है क्या? प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को हम 2 चरणों में या 2 प्रकारों में बांटकर पढ़ सकते हैं। इसका पहला प्रकार कौन सा है? प्रकाशिक अभिक्रिया। अब चलिए हम प्रकाशिक अभिक्रिया की बात करते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें जल टूटेगा और किसका निर्माण करेगा? ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। जल ये टूटेगा, किसका निर्माण करेगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का निर्माण कर दिया। कितने अणु निकले थे ऑक्सीजन के? 6। ठीक है। क्या और कुछ बचेगा? जल के कितने अणु थे? 12। जल टूटने के बाद ऑक्सीजन बना, क्या और कुछ निकलेगा? हाइड्रोजन बच जाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन आयन बचे हुए हैं। ये अभिक्रिया भी कई चरण में संपन्न होती है, लेकिन एक चरण में हम समझ सकते हैं। अब इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन आयन निकला है, ये क्या करेगा? देखिए, कोशिका के जो आप अभी बता, कोशिका में हरित लवक पाया जाएगा। हरित लवक का स्ट्रोमा भाग हुआ। स्ट्रोमा में क्या पाए जाएंगे? एडीपी पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? फास्फेट। एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफास्फेट। एडिनोसिन डाइफास्फेट, यानी कि कुछ इस प्रकार की संरचना में हम समझ सकते हैं। एडिनोसिन कोई पदार्थ था, उससे डाई का मतलब होता है 2, फास्फेट आगे शब्द लगा हुआ है, तो एडिनोसिन से 2 फास्फेट जुड़ा रहेगा। ये क्या है? कुछ इस प्रकार की संरचना क्या है? एडीपी। और एक नाम हम सुनेंगे क्या? एटीपी नाम सुने होंगे। एडिनोसिन, टी मतलब यहाँ ट्राई फास्फेट, सेम रहेगा, बस डाई के स्थान पर ट्राई रहेगा। एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, यानी कि एडिनोसिन से 3 फास्फेट जुड़े रहेंगे। कुछ कैसी संरचना होगी? एडिनोसिन, इससे 3 फास्फेट जुड़े रहेंगे। 1 फास्फेट, 2 फास्फेट और 3 फास्फेट। ये संरचना क्या है? एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। अब इसमें अधिक फास्फेट पाए गए हैं तो ऊर्जा भी इसमें अधिक होगी। इसमें इसकी अपेक्षा 1 फास्फेट कम है तो कम ऊर्जा होगी। यानी कि अगर हम एडीपी से एटीपी का निर्माण करेंगे तो फास्फेट को जोड़ना पड़ेगा। 2 फास्फेट है, 1 फास्फेट और जोड़ना पड़ेगा। और अगर हम एटीपी को तोड़ेंगे, क्या क्या प्राप्त होगा? एडीपी और फास्फेट। समझ में आया? तो एडीपी और फास्फेट कहाँ पाया गया था? स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा भी बता कहाँ होता है?
अब एक एंजाइम है जो इन दोनों को जोड़ने में सहायता करता है, उसका नाम क्या है? एटीपी। उसका नाम क्या है? एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज एक एंजाइम पाया जाएगा जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करेगा। जोड़कर किसका निर्माण करेगा? एटीपी का। यानी कि एटीपी के जोड़ने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, एटीपी बनने के लिए एटीपी सिंथेज की आवश्यकता होती है। ये एंजाइम कहाँ पाया गया था? स्ट्रोमा के अंदर। ये सभी कहाँ पाए गए थे? स्ट्रोमा के अंदर। लेकिन स्ट्रोमा के अंदर एटीपी सिंथेज एंजाइम सक्रिय रूप से नहीं पाया गया था, निष्क्रिय था। तो यहाँ जब जल टूटा, ऑक्सीजन का निर्माण किया और हाइड्रोजन आयन निकले। ये हाइड्रोजन आयन किसके पास आया? एटीपी सिंथेज के पास। कहाँ है एटीपी सिंथेज? स्ट्रोमा में। एटीपी सिंथेज के पास हाइड्रोजन आता है तो एटीपी सिंथेज सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होने के बाद क्या किया इसने? एडीपी और फास्फेट को जोड़कर एटीपी का निर्माण किया। अभी हाइड्रोजन खत्म नहीं हुआ है, केवल आया इसको सक्रिय कर दिया। हाइड्रोजन है अभी। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? एक और एंजाइम पाया जाता है, दूसरे प्रकार का एंजाइम, जिसका नाम क्या है? आरयूबीपी। आरयूबीपी का पूरा नाम रिबुलोज बाइफास्फेट। रिबुलोज बाइफास्फेट ये एक एंजाइम है जो कहाँ पाया गया था? स्ट्रोमा के अंदर। अब इसके 12 अणु क्रिया करेंगे किससे? हाइड्रोजन आयन से। अभी बता, हाइड्रोजन आयन ने सक्रिय कर दिया, यहाँ आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन ने सक्रिय कर दिया। अब हाइड्रोजन जो बचा हुआ है किससे जुड़ जाएगा? आरयूबीपी एक प्रकार के एंजाइम से। तो 24 हाइड्रोजन जुड़ गया और किसका निर्माण करेगा? 12 आरयूबीपी H2 का। आरयूबीपी का पूरा नाम रिबुलोज बाइफास्फेट। आरयूबीपी H2 का पूरा नाम रिबुलोज बाइफास्फेट हाइड्रोजन। लास्ट में हाइड्रोजन लगा देंगे। अब प्रकाशिक अभिक्रिया यही है जिसमें जल टूटा, किसका निर्माण किया? ऑक्सीजन का, और बाकी इन सभी उत्पाद का निर्माण हुआ। एटीपी बन गए हैं, आरयूबीपी H2 बन गए हैं। अब इनका निर्माण हमने क्यों किया? ये आगे सहायता करेंगे दूसरी प्रकार की अभिक्रिया में। ये पहला प्रकार है प्रकाशिक अभिक्रिया, ये दूसरे प्रकार की अभिक्रिया में सहायता करेंगे। चलिए अब हम इसका दूसरा प्रकार देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का। तो प्रकाश संश्लेषण का दूसरा प्रकार होता है, या इस अभिक्रिया का दूसरा प्रकार क्या होता है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि इस अभिक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अब ये अभिक्रिया कहाँ होगा? देखिए, इसके पहले हमने पढ़ा क्या? प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होगा? तो याद रखना, प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होगा हरित लवक के ग्रेना में। और ये अभिक्रिया कहाँ संपन्न होगा? ये अभिक्रिया संपन्न होगा हरित लवक के स्ट्रोमा में। अब ग्रेना क्या है आप जानते हैं, जिसमें थैलेकॉइड पाया गया था, कुछ उस प्रकार की संरचना, और स्ट्रोमा क्या था? उसके अंदर भरा तरल पदार्थ। अप्रकाशिक अभिक्रिया में जो प्रकाशिक अभिक्रिया के बाद कुछ उत्पाद बने थे वो सहायता करेंगे। क्या क्या उत्पाद बने थे? एक बात और यहाँ प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में जान लो कि प्रकाशिक अभिक्रिया का नाम प्रकाशिक क्यों पड़ा है? इसका नाम अप्रकाशिक क्यों? क्योंकि इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ओवरऑल यानी कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पर दर्शाते हैं प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो कौन सी अभिक्रिया में? प्रकाशिक अभिक्रिया में। अब प्रकाशिक अभिक्रिया में कौन कौन से उत्पाद बने थे हमारे पास? तो एक तो बना था 12 आरयूबीपी H2 और क्या बना था? एटीपी, और क्या बना था? ऑक्सीजन। ये सभी बने थे हमारे पास। अब ये सभी सहायता करेंगे किसमें? अप्रकाशिक अभिक्रिया में। अभी तक क्या हुआ? जल टूट चुका है। दूसरी अभिक्रिया में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड टूटता है। कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा और किसका निर्माण करेगा? देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा और साथ में जो प्रकाशिक अभिक्रिया में आरयूबीपी H2 बने थे
और एटीपी बने थे, ये भी सहायता करेंगे। तो यहाँ इन तीनों को, इन सभी को एक ही चरण में दर्शा सकते हैं या अलग अलग भी दिखा सकते हैं। अलग अलग कैसे दिखाएंगे? अलग अलग इस प्रकार से दिखाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा और इसमें मदद कौन करेगा? एक तरफ है कौन? 12 RuBpH2, ये क्या करेगा? 12 RuBpH2 ये टूटेगा, किसमें टूटेगा? फिर से वही उत्पाद बनाएगा 12 RuBp रिबलोज बाइफास्फेट जो प्रारंभ में पाया गया था, और 24 हाइड्रोजन है। RuBpH2 टूट गया, किसमें? RuBp अलग हो गया, हाइड्रोजन आयन अलग हो गया। और ATP का क्या होगा? ATP टूटेगा किसमें? ADP में और फास्फेट में। अब इसके पहले बताया था ATP टूटता है, किसका निर्माण होता है? ADP का और फास्फेट का। RuBpH2 का निर्माण हमने प्रकाशिक में कराया था, फिर से वो क्या बन गया? RuBpH2 से RuBp। अब ये जो हाइड्रोजन निकला है, इसका कार्य क्या है कि इससे क्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा और किसका निर्माण करेगा? ग्लूकोज का। और हाइड्रोजन बचा रहेगा जो किससे क्रिया करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से, और किसका निर्माण करेगा? जल का। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में ये सभी उत्पाद बनते हैं। क्या क्या हमें प्राप्त हो गया? एक तो ऑक्सीजन किस अभिक्रिया में प्राप्त हुआ था? प्रकाशिक। अप्रकाशिक अभिक्रिया में क्या प्राप्त हुआ? ग्लूकोज, और साथ में जल। तो प्रकाश संश्लेषण में जितने भी पदार्थ प्राप्त होते थे सभी प्राप्त हो गए। और प्रारंभ में हमारे पास अभी हमने देखा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के प्रारंभ में या शुरू होने से पहले RuBp हमारे पास था, ADP था, फास्फेट था, ये दोनों उसी रूप में पाए गए थे। बाद में ये इस रूप में बदल गए, RuBpH2 ATP के रूप में, फिर से उसी रूप में आ गए जिस रूप में पाए गए थे। तो यानी कि अब बाद में फिर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, ये चक्र फिर से चलेगा। RuBp RuBpH2 में बदलेगा, फिर RuBp में, फिर RuBpH2 में, इस प्रकार से चक्र चलता रहेगा। अब एक प्रश्न पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के घटक कौन कौन से हैं? प्रकाश संश्लेषण के घटकों का वर्णन कीजिए। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? एक ही प्रश्न है। तो किस किस पदार्थ की आवश्यकता पड़ी? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। तो ये सभी क्या हैं? प्रकाश संश्लेषण के घटक, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए इन सभी की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे संबंधित जो और प्रश्न पूछे जाते हैं हम लेक्चर 2 में उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक पढ़ने के लिए